हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये पॉलिटी का सेशन जो हमारा कई दिनों से नहीं चल रहा था वो अब कंटिन्यू चलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यूनिट 2 हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हम केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं उस पे बात कर रहे थे। तो आज हम लोग उसी के आगे टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, इसके पहले जितने हमने सेशन किए हैं प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिए। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल देखिए, विश्वास करिए बहुत बेहतरीन कंटेंट है और धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही हैं। एक बात और, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसकी पीडीएफ वगैरह वहीं मिलेगी। तो आपको क्या होता है, चीज़ें नोट्स बनाने में आसानी हो जाती है। एज़ इट इज़ नोट्स बनाना है, एज़ इट इज़ आपको क्या करना है, अपनी आंसर राइटिंग में चीज़ों को शामिल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में सहयोगात्मक पहलू क्या हैं, जहाँ जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सहयोग करते हैं। जैसे नंबर एक बातें किया जाए तो उसमें है अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे कि आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आप भले ही केंद्र के क्या हैं, केंद्र के आप एक तरह से केंद्र सरकार की नौकरी करेंगे, लेकिन आपको जो सेवाएं देनी होती हैं वो किसी न किसी राज्य में देनी होती हैं। तो इस पे क्या है, ये पूर्ण नियंत्रण केंद्र का, परंतु तात्कालिक नियंत्रण किसका होता है, राज्य सरकार के पास होता है, जो प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये एक सहयोगात्मक पहलू है किसके अंदर, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक सहयोग में। अगली बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर पर जो कार्यकारी कार्य होता है। जैसे अगर बात किया जाए अनुच्छेद 258 की, उसके तहत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य सरकार को केंद्र की किसी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है। तो यहाँ पे अगर केंद्र कोई कार्य राज्य सरकार को सौंपेगा तो राज्य सरकार क्या करेगी, सीधी सी बात है, उस कार्य को करेगी, है ना। ये संविधान में ही लिखा है। और किसके माध्यम से ये होगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ये किसको कहेगा, राज्यपाल को। राज्यपाल उस चीज़ को लागू कर पाएगा, है कि नहीं। या सीधा सीधा सी बात है, जो केंद्र सरकार है वो सीधा मुख्यमंत्री को भी कह सकती है। ठीक, तो ये सहयोगात्मक पहलू है। मान लीजिए आपसे यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा कि केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंधों में सहयोगात्मक पहलू पे चर्चा कीजिए तथा ये भी बताइए कि ऐसे कौन से बिंदु है जहाँ पे विवाद है और उसको हल कैसे किया जा सकता है। ठीक, कुछ हालिया उदाहरण देके समझाइए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो हमें उसी के लिए तैयार रहना है। चलिए अगली बात करते हैं, जैसे जल संबंधी विवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी जो जल जल संबंधी विवाद हैं, जैसे एक नदी है वो जानते हैं आप कई राज्यों से होकर गुजरती है। जब वो कई राज्यों से होकर गुजरती है तो वहाँ पे केंद्र की जो शक्ति है वो सच में बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर केंद्र कोई निर्णय देता है ना तो उसके विपक्ष में आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ऐसा संविधान में लिखा है। कहाँ पे, अनुच्छेद 262, इसमें लिखा है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय की शक्ति संसद के पास होती है। उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय इस तहत, मतलब इसके तहत इस तरह के मामलों में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, रीज़न क्या है कि न्यायालय क्या करेगा, वो हमेशा ये देखेगा कि तथ्य क्या है, ये क्या है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये समझेंगे कि लोगों को कितनी ज़रूरत है। और केंद्र सरकार हमेशा किसी की, भाई वो तो ये नहीं चाहेगा ना किसी का बुरा हो, सीधी सी बात है। ठीक, चलिए अगली बात करेंगे हम लोग गैर संवैधानिक निकाय। जैसे नीति आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद है, परिवहन विकास परिषद है। तो ये सब परिषद क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी है, राज्य सरकारों की भी है। नीति आयोग देख लीजिए, लगभग 50% हिस्सा किसका है, सीधी सी बात है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, सहयोगात्मक, ये लोग सहयोग करते हैं, एक बैठ की मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, आगे के काम को किया जाता है। ठीक, तो ऐसे जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसमें, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को निभाने में। सीधी सी बात है, यहाँ तक कोई समस्या। अगली बात करते हैं संविधानोत्तर सम्मेलन। जैसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, राज्यपालों का सम्मेलन होता है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो बहुत, जब सचिव स्तर पे जाएंगे तो वहाँ पे हर राज्य के सचिव का सम्मेलन होता है, वहाँ पे बातचीत होती है।
ये बताया जाता है कि आपके यहाँ वो कंडीशन कैसी है, आप हमारे यहाँ कैसी है। और जिसके अच्छे काम हैं वो वहाँ पे अपना बताता है कि मैंने इससे ऐसे डील किया, जिससे सबको सीखने का मौका मिलता है। उसी हिसाब से पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन होता है। तो ये सब क्या है, देखिए ना, ये सब जो तरीके हैं, ये क्या है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों में सहयोग के ही तो पहलू हैं, सीधी सी बात है। तो अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा पॉइंट तो लिख नहीं पाओगे, लेकिन ये पॉइंट जो 5-7 पॉइंट हैं, ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यही एग्ज़ाम में लिख के आना है। देखिए इसमें मैंने कोशिश की है कि जो अनुच्छेद है उनको डाला जाए और वही पॉइंट उठाए जाएँ जो सच में एकदम कोर है आपकी पॉलिटी से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच विवादास्पद क्या है, मतलब जहाँ पे ऐसे मुद्दे जहाँ पे दोनों में टकरावत है। जैसे नंबर एक बात जो हर राज्य कहता है वो ये कहता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है और उसकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ बहुत ज़्यादा झुकी हुई है। इस वजह से जैसे कोई विशेष मानदंड नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति का। क्यों? जब भी मन करेगा राष्ट्रपति उसको हटा लेगा, जब मन करेगा उसको दूसरे को ला देगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जो कहेगी वही राष्ट्रपति करेंगे और उसी हिसाब से राज्यपाल बदला जाएगा। तो ये हमेशा एक दिक्कत है किसके लिए? राज्यों के लिए। अगली बात, पारित विधेयकों पर कोई समय सीमा नहीं है, वो उस पर कम अपनी इच्छा को जाहिर करेगा। ठीक, तो ये समस्या है। अगली बात, विश्व में अन्य जो भी बड़े देश हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। तो ये क्या है? राज्यों का विवादास्पद मुद्दा है। अगली बात, राज्य सूची पर केंद्र की दखल। सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिस पे केंद्र का दखल होता है, आप बता दीजिएगा। कृषि पर है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप बता दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, हालिया इसीलिए तो कहता हूँ करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलती रहती है बातें। अगली बात, अखिल सेवाएं जो हैं, अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है। भले जैसे मान लीजिए राज्य सरकार के यहाँ कोई अधिकारी है जो बहुत उच्च स्तर पे काम करने लगा है, मतलब वो बहुत बेहतर काम करता है। तो क्या होता है ना, जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है, उस जो अधिकारी है उसको अपने पास बुला लेती है और कहती है अब से तुम क्या करोगे, केंद्र के लिए काम करोगे दिल्ली में। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं नियंत्रण ही तो हुआ। सीधी सी बात है, जो अच्छे ऑफिसर हैं उनको केंद्र अपने अंदर में ले लेती है, क्योंकि आप नौकरी तो केंद्र की कर रहे हैं ना। इसलिए भी क्या होता है, राज्यों को ये बातें क्या होती है, विवादास्पद मुद्दा हमेशा बना रहता है। अगली बात है अपर्याप्त राजस्व वितरण। सीधी सी बात है, राजस्व का वितरण का विवाद तो सबके साथ, पैसा ही सब खेल है, और ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं राज्यों की अधिक स्वायत्ता की मांग। राज्य हमेशा क्या चाहते हैं, उनको अधिक स्वायत्ता चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं, देखो यार आज का जो समय है वो पहले का नहीं रहा, हमें अब आज़ादी चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो हर बात पे हम केंद्र की ही बातों पे क्या करते रहते हैं, उनकी बातों को ही हमारे ऊपर थोपा जाता है, हम वो करते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। जैसे एक बात है केंद्र प्रायोजित योजनाओं को थोपना, ये राज्यों का हमेशा बात रहा है कि हम योजना लेकर आ रहे हैं, तो होता क्या है कि सेम योजना केंद्र सरकार भी ले आई। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए पोषण की बात है या रोजगार की बात है, और पता चला कि राज्य में कोई योजना चल रही है और केंद्र भी कोई योजना ले आई। अब वहाँ पे जो राज्य की योजना है वो पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा नाम केंद्र का आ जाता है और काम कौन करता है, राज्य करती है। ये समस्याएं हैं, इसको लेके जो विवाद है वो हमेशा बने रहते हैं राज्य और केंद्र के बीच। अगली बात करते हैं केंद्र की करारोपण की अवशिष्ट शक्ति, की जो केंद्र है वो क्या कर सकता है, कर लगा सकता है, और इसकी वो अवशिष्ट शक्ति है, वो नए कर बता सकता है, नए कर और पुराने करों को हटा सकता है, ये उसके पास शक्ति है। तो इस पे भी थोड़े बहुत विवाद हमेशा बने रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी विवाद की बात आए तो आप लिख दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो राज्य हैं उनकी जो वो स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा आज़ादी चाहिए, उसके पीछे वो तर्क क्या देते हैं। राज्य है ना, सीधी सी बात है, उनको क्या चाहिए, वो ये चाहते हैं यार कि मुझे ज़्यादा आज़ादी मिले, हम केंद्र के अंदर में उतना काम नहीं करना चाहते। तो उसके लिए वो तर्क क्या देते हैं, जैसे वो तर्क ये देते हैं कि जो केंद्र है, जो उसकी शक्तिशाली भूमिका है उसका वो कई बार दुरुपयोग करती है। और दुरुपयोग किसके माध्यम से करेगी, जो अखिल सेवाएं हैं उनके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, ठीक, अपनी योजनाओं के माध्यम से, दूसरे राज्य की योजनाओं को दबा के
यही सब तो होगा, सीधी सी बात है। अगला, अमेरिका और कनाडा भी संघात्मक लेकिन राज्यों को अधिक स्वायत्ता है। देखिए उनकी बात अलग है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरनेशनल जोड़ देंगे तो बात मज़ा आ जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट लिख दीजिएगा। अगली बात करते हैं, सहकारी संघवाद की भावना के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि जो सहकारी संघवाद है उसकी जो भावना है कहीं ना कहीं वो उससे मैच कम कर पाती है। रीज़न क्या है कि हम उसमें अनुकूल हो नहीं पाते हैं, तो ये भी एक क्या है, उनका तर्क है। आगे, राज्यों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि आ चुकी है, इसलिए हमें स्वायत्ता देनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जो पहले राज्य थे उनकी जो कार्य क्षेत्र थी उसकी वृद्धि तो उतनी थी नहीं, बल्कि वो कार्य क्षेत्र में क्या कर रहे थे, काफ़ी काम कर रहे थे, सीधी सी बात है। लेकिन अब क्या है, जो राज्य हैं उनका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक हो चुका है, कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे स्वायत्ता दी जाए। अब परिस्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। देश आज़ाद हुआ था तब परिस्थितियाँ दूसरी थीं, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं, इसलिए हमें ज़्यादा स्वायत्ता चाहिए। अगली बात, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, आतंकवाद हुआ, आंतरिक सुरक्षा हुआ, राज्य कह रहे हैं कि अब हम इससे निपट सकते हैं, हमारे पास इतनी सक्षमता है कि हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर निपटने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ भी हैं और हम निपट भी सकते हैं। राज्यों का ये तर्क है, अब आप खुद सोचिए। अगली बात करते हैं, भारत की विविधता एवं विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, तो हर विविधता जब हमारे पास इतनी है तो हमें स्वायत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, ये राज्यों का तर्क है कि भैया देखो, हमेशा दबा के रखना अच्छी बात नहीं है। और क्यों? क्योंकि यह जो हमारा संविधान है वो कैसा है, एक तरह से सहकारी संघवाद है। ठीक, हम संघ तो हैं लेकिन सहकारी संघवाद है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और जो स्वायत्ता है, अगर वो ज़्यादा स्वायत्ता मिलेगी तभी तो वो उसकी भावना के अनुकूल होगा ना, सीधी सी बात है। नहीं तो अगर हमें दबा के रखा जाएगा तो सहकारी संघवाद बचा कहाँ, है कि नहीं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भैया कभी भी जो राज्य हैं अगर वो स्वायत्ता की ज़्यादा मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे ये कारण हो सकते हैं, और यही कारण है, ये सीधी सी बात है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। भाई विपक्ष में भी तो कुछ तर्क होंगे कि नहीं, आपको हम भैया ज़्यादा स्वायत्त नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा स्वायत्ता नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे क्षेत्रवाद हो गया, भाषा हो गया, आर्थिक असमानता हो गई, प्रत्येक राज्य का अलग जो संसाधन व्यवस्था है और कुशलता है, सांप्रदायिकता और जातीयता, इन सब की वजह से क्या है, जो केंद्र है वो ये चाहता ही नहीं है कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता मिले, उतना ही मिले जितना हम कहाँ संविधान में कही गई है बातें। जैसे क्षेत्रवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद में जैसे आप जानते हैं खालिस्तान की मांग, आज भी आपको कहीं ना कहीं इसका प्रोटेस्ट देखने को मिल जाता है। पूर्वोत्तर अलगाववाद अलग चल रहा है, कश्मीर का मामला अलग चल रहा है, तो एकता और अखंडता की चुनौती बनी हुई है। मान लीजिए किसी राज्य को हमने ज़्यादा क्या दे दिया, आज़ादी दे दी, तो जो केंद्र है, केंद्र उस पर ध्यान कम देगा क्योंकि उसको पता है वो काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन अंदर अंदर पता चला कि वह एक क्षेत्रवाद बन चुका है, ठीक, अलगाववाद की बातें चलने लगी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो विपक्षी तर्क है वो यही कहा जाता है, भैया इस वजह से क्या हो रहा है, हम आपको ज़्यादा स्वायत्ता नहीं दे सकते। चलिए अगली बात करते हैं, भाषा। अब भारत सरकार क्या कहेगी, सीधी सी बात है, केंद्र ये कहेगा कि देखो 1600 से ज़्यादा अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो रही है। अब जब इतनी भाषा में विविधता है तो हम कैसे आपको कह दें कि आप आज़ाद हैं, नहीं है, सीधी सी बात है, हमें सबको एक करके रखना है कि नहीं। अगली बात, आर्थिक असमानता, जैसे पर्याप्त संसाधन के बावजूद बिहार, बंगाल, असम आदि का विकास कम है, 22% से अधिक जनसंख्या वहाँ की गरीब है। खुद सोचिए, अब आर्थिक असमानता है नहीं, क्या बंगाल को, बिहार को, असम को, इनको आज़ादी नहीं है संसाधन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी विकास क्यों नहीं है। तो केंद्र सरकार ये बातें जब उठाता है तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि भैया जो केंद्र सरकार है वो कभी नहीं चाहेगी कि जो राज्य है उनको इतना स्वायत्ता दे दिया जाए कि वो केंद्र की बातें ही ना माने। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, प्रत्येक राज्य का अलग संसाधन व्यवस्था और कुशलता, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा निपटने में अभी आप असमर्थ हैं, ये केंद्र कह रहा है, सीधी सी बात, वो कह रहा है भैया देखो अभी आप इतने ताकतवर नहीं हो कि आप जलवायु परिवर्तन को देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो अलग अलग क्षेत्र है
जैसे मान लीजिए आप जाते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण की जलवायु अलग हो जाती है और उत्तर की जलवायु बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं उत्तर को ज़्यादा स्वायत्तता दे दूँ और दक्षिण को ना दूँ तो ये भी तो सही नहीं है, और दोनों को बराबर दे दूँ तब भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों की जलवायु अलग है। तो आप जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा तर्क किसका है? जो विपक्ष में खड़े हैं कि स्वायत्तता नहीं देना है, जितना है उतना ही बहुत है। चलिए अगली बात करते हैं सांप्रदायिकता और जातीयता। जानते हैं आप भारत में बहुत ज़्यादा है, जातीयता बहुत ज़्यादा है, सांप्रदायिकता तो लगातार बढ़ ही रहा है, उस पर लगातार कोशिश की जा रही है कम करने की, लेकिन है, आप नकार तो सकते नहीं हैं। जब है तो हम कैसे आपको ज़्यादा स्वायत्तता बंदे देंगे, क्योंकि आपके यहाँ से ही वो बातें उठ रही हैं। जब उठ रही हैं तो उसके बाद भी आप स्वायत्तता मांग रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो पक्ष और विपक्ष है उस पर हमने बात की। अब देखिए जो ये हमारा प्रशासनिक संबंध है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। इसके पहले जो भी सेशन आए हैं वो सब अगर हम मिला लें तो जो हमारा प्रशासनिक संबंध है वो पूरी तरह से ख़त्म। इसके बाद जो भी वित्तीय संबंध है या उसके बाद जो भी संबंध है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, ये वीडियो इतनी लंबी क्यों रही, क्योंकि इसी पे ख़त्म होना था, इसीलिए अगला टॉपिक नहीं उठा रहे, क्योंकि उसको उठाने में फिर से हमें कम से कम आधे घंटे का सेशन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले सेशन में जल्द मिलेंगे आप सबसे। इसको एज इट इज़ आपको नोट्स बनाना है, ध्यान रखिएगा सभी सेशन आपको ज़रूर करने हैं। ठीक, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई यार दिक्कत आती है ना, मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, रिप्लाई दूंगा। कहीं से कंटेंट में कोई दिक्कत आती है, कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो बताइए, उस पर करेंगे। और एक बात और, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको चेक कराना है तब भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फ़ोटो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वो भी चेक करके बताऊँगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। ज़रूरी है पढ़ने की, बस। ठीक, चलिए।